आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस पे। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 40 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किताब से गेस किया गया प्रश्न है और 2019 में 2019 में जितने भी आपके प्रथम पाली में पूछे गए हैं प्रश्न वो सभी आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि इन क्लास से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में अगर आप सभी विद्यार्थी यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लेते हैं तो इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। यह हमारा गारंटी है क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रिपीट करते हैं। और आप सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में हो और 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्लास में से कई सारे प्रश्न हूबहू आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा और यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक क्लास वही क्वेश्चन पढ़ाता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा और पूछा भी गया है। तो आप सभी विद्यार्थी टेंशन मत लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी यह 40 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किताब से गेस किया गया 2019 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम शिफ्ट का वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। हमें एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वन का राइट आंसर सी होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है? तो 1 अप्रैल से होता है। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है? तो 1 अप्रैल से होता है। और भारत में वित्तीय वर्ष समाप्त कब होता है यानी खत्म कब होता है? तो 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 में यह सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी विद्यार्थी एक्सपीरियंस के साथ यह सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज के क्लास में जितने भी 2019 में पूछे गए प्रथम सीट यानी प्रथम पाली के प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी पढ़ने वाले हैं हम लोग इस क्लास में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2019 में पूछे गए जो प्रश्न है सोशल साइंस का वही पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। और आप सभी विद्यार्थी जरूर कर लीजिएगा, इस क्लास के आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और जितना आज के क्लास में पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आने वाले में। तो जरूर आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बृहद जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। हमें पूछा है बृहद जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन का पूछने का मतलब यह है कि बहुत सारे बड़ा क्षेत्रों में जल की उपस्थिति यानी अधिक मात्रा में जहाँ जल हो उस जगह को क्या कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है। 2 का राइट आंसर बी होगा। नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यही जल की उपस्थिति के कारण यानी जल अधिक होने के कारण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत है। तो पृथ्वी पर जल 71% है। कितना प्रतिशत है? तो 71% है। और आपसे पूछे पृथ्वी पर जीवन कितना प्रतिशत है, तो जीवन हमारा यानी जीव जंतु निवास करते हैं वह कितना प्रतिशत पर है? तो वह 29% पर है। कितना प्रतिशत? तो 29% पर है। तो जितना भी क्वेश्चन हम रिवाइज करवाते हैं उन्हें जरूर याद रखिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इनमें से कई सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा और कई सारे प्रश्न वैसे हैं इस क्लास में जो आपको याद होगा और जो नहीं याद होगा उसे ज़रूर याद कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। हमें क्वेश्चन में पूछा है सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। तो यह कब लागू हुआ था? तो यह 2005 में लागू किया गया था। कब
कब लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। 3 का राइट आंसर बी होगा, 2005 में। और आपसे पूछेगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन का मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून बना था हमारा 2005 ईस्वी को। और कहाँ बना? तो राजस्थान में बना। कहाँ बना? तो राजस्थान के नागौर जिले से यही सूचना अधिकार आंदोलन का शुरुआत हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले से। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान समय में नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। 4 का राइट आंसर ए होगा, लोकतंत्र। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेपाल में 2008 से पहले क्या? नेपाल में 2008 से पहले क्या था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेपाल में 2008 से पहले क्या था? तो राजतंत्र था। क्या था? तो राजतंत्र था हमारा। क्या था? तो राजतंत्र था नेपाल में। कब कब से पहले? तो 2008 से पहले था हमारा नेपाल में राजतंत्र। तो आप लोग इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदर्शित या प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमारा 5 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए? तो 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति का भी कार्यकाल हमारा 5 वर्षों के लिए ही होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो यही राष्ट्रपतियों के द्वारा किया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष यही प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री। और आपसे क्वेश्चन पूछे नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और आपसे पूछे योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1950 ईस्वी को किया गया था। तो आप लोग उन्हें भी जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? हमें क्वेश्चन में पूछा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 का राइट आंसर ए होगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान के भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो संघ राज्य से संबंधित है। और संघ राज्य का उदाहरण क्या होता है? तो एक होता है भारत और दूसरा होता है अमेरिका। क्या होता है? तो संघ राज्य के यानी संघ सरकार का उदाहरण भारत और अमेरिका है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 7 का राइट आंसर ये होगा, मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 8 का राइट आंसर हमारा ये होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। पंजाब के किस में हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कौन? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध ही सरकार ने जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया था। कौन सा समिति? तो हंटर समिति का गठन किया था। कि कौन? तो सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। 9 का राइट आंसर बी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
और बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किस नदी को? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था तो वह किस नगर में हुआ था, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो सिख धर्म के गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो आप इन्हें याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिख गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो यही सिख धर्म के गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना नगर में हुआ था। 10 का राइट आंसर बी होगा, पटना नगर में। और पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर भी है। और क्वेश्चन पूछा जाता है पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे बसा है पटना। और पटना में क्या है? तो गोलघर है। क्या है? तो गोलघर है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था पटना में गोलघर का निर्माण। और गोलघर कब कौन बनवाया था? तो अंग्रेजों ने बनवाया था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। तो आप लोग इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यह सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। 11 का राइट आंसर ए होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। और किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अंकोर वाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का होता है। किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। कहाँ? तो यही अंकोर वाट के मंदिर में, जो कि कंबोडिया में स्थित है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 12 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ था? तो यह राजस्थान से शुरू हुआ था। 12 का राइट आंसर ए होगा, राजस्थान से शुरू हुआ था। कौन? तो पंचायती राज व्यवस्था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मरुस्थल क्या है? मरुस्थल हमारा क्या है? तो मरुस्थल को क्या बोलते हैं? तो मरुस्थल को थार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो थार बोलते हैं मरुस्थल को। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा भी जा सकता है, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार कहते हैं। और मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो मरुस्थल का विस्तार कहाँ है? तो यही राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार है। क्या है? तो मरुस्थल यानी बंजर भूमि है, यानी बंजर पूरी तरीके से है, पानी की कमी है वहाँ पे राजस्थान में। तो आप सभी समझते होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के भंग करके कौन सा आयोग बन गया? योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बन गया? तो यह नीति आयोग बना था। 13 का राइट आंसर ए होगा, नीति आयोग। और योजना आयोग का भंग करके कब नीति आयोग बना? तो यह 1 अप्रैल 2015 में बना। कब बना? तो 1 अप्रैल 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना हुआ, यानी नीति आयोग बन गया। और योजना आयोग का दूसरा नाम क्या है? तो यही नीति आयोग है। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 का हुआ था। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था योजना आयोग का गठन था। आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो बीमारू राज्य किसे कहा गया है? तो बिहार को कहा गया है। 14 का राइट आंसर ये होगा, बिहार को। और आपसे क्वेश्चन में पूछे इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्या इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो नहीं पूछे तो हमारा कर्नाटक नहीं होता है। कौन नहीं होता है? तो कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी याद कर लीजिएगा, कर्नाटक हमारा बीमारू राज्य नहीं होता है। और बाकी
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यह सभी बीमारू राज्य है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, बिहार बीमारू राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। 15 का राइट आंसर बी होगा, 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल के फूल छाप है। तो आप लोग इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरिया का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यूरिया का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो यूरिया सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जादूगोरा में होता है। यूरेनियम है, यूरिया नहीं यूरेनियम है, जो कि यूरेनियम लिखा गया है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जादूगोरा है। 16 का राइट आंसर डी होगा, जादूगोरा। और जादूगोरा कहाँ है? तो जादूगोरा झारखंड में है। तो आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी हमारा समुद्र में आती है। 17 का राइट आंसर सी होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सुनामी कहाँ का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी कहाँ आती है? तो यही समुद्रों में आती है, जबकि समुद्र में विनाशकारी लहरों या तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें भी याद रखिएगा। और सुनामी हमारा कैसा आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 18 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। 18 का राइट आंसर सी होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऐसा किसने कहा कि भारत का विकास, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ऐसा किसने कहा? तो ए में दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी में दिया है नरेंद्र मोदी। तो हमारा किसने कहा कि भारत के विकास के बिना संभव नहीं है यह? तो इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। और मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इन्हें APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी के कीमतों में वृद्धि था। 20 का राइट आंसर ए होगा, पानी के कीमतों में वृद्धि, यानी पानी का कीमत अधिक बढ़ा दिया था, कर लगा दिया था। आप लोग समझते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? और यह क्वेश्चन 2025 में पूछेगा 100%, यह हमारा गारंटी है। लिख लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी पटना में। 21 का राइट आंसर डी होगा, पटना में। और पटना को पाटलिपुत्र भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो की नारा कौन दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा ऐसा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद ने कहा था। 22 का राइट आंसर सी होगा, स्वामी दयानंद ने कहा था। और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या था? तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद के बचपन के नाम। और स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो बिरजानंद थे स्वामी दयानंद के गुरु। और स्वामी दयानंद क्या थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म हमारा जर्मनी में हुआ था। 23 का राइट आंसर बी होगा, जर्मनी में हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म। और गुटेनबर्ग, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुटेनबर्ग के पुस्तक का क्या नाम है? तो बाइबिल किसने लिखा है? तो बाइबिल को लिखा है हमारा गुटेनबर्ग ने। किसके लिखा है? तो बाइबिल को गुटेनबर्ग ने लिखा है। तो आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिएगा। बाइबिल पुस्तक को किसने लिखा है? तो गुटेनबर्ग ने। और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। और दास कैपिटल को प्रकाशन
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल को किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। दो वैज्ञानिक है जो कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स है, तो आप लोग उन्हें भी याद रखिएगा, दो लेखक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। और यह क्वेश्चन 2025 के प्रथम या द्वितीय शिफ्ट में पक्का लड़ेगा, 100% यह हमारा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो यह किस पर होती है, तो यह धर्म पर होती है। 24 का राइट आंसर ये होगा, धर्म पर होती है। सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है, तो एक धर्म को लड़ाना और एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाना होता है सांप्रदायिक राजनीति। यानी एक धर्म को दूसरे धर्म को के तरफ से लड़ा देना, यानी उल्टा सीधा करके मतलब लड़ा देना, लड़ना आपस में ही धर्म के आधार पर, यानी धर्म के नाम पर लड़ना कि जो वो जाति के हैं मैं इस जाति का हूँ, इसी प्रकार होता है यह। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। और यह क्वेश्चन 2025 में पूछेगा। तो आज के क्लास का सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कृषि से नहीं बनाया जाता है, तो सीमेंट उद्योग हमारा कृषि से पर आधारित नहीं है। 25 का राइट आंसर सी होगा, सीमेंट उद्योग। और सीमेंट उद्योग कहाँ से बनता है, तो पहाड़ों से निकलने वाले चूना पत्थरों से बनाया जाता है, यही सीमेंट उद्योग। और चीनी उद्योग क्या है, तो हमारा उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग को कहा जाता है। और चीनी उद्योग को क्या बोलते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग। और खिलौना वस्त्र यानी खिलौना उद्योग किसके लिए होता है, तो उसमें भी हमारा क्या आता है, तो कृषि आता है। तो खिलौना में कैसा सेल होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खिलौना में कैसा सेल होता है, तो सूखा सेल होता है। कैसा सेल होता है, तो सूखा सेल होता है खिलौने में, खिलौने उद्योग में। तो आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बार एंड पीस किसकी रचना है। बार एंड पीस किसकी रचना है, तो बार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। 26 का राइट आंसर सी होगा, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। और ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चावल है। चावल हमारा क्या है, तो चावल हमारा खरीफ फसल होता है। 27 का राइट आंसर ए होगा, खरीफ फसल। और आपसे पूछा जाता है एक कपास, क्या कपास हमारा कैसा फसल होता है, तो कपास भी हमारा खरीफ फसल होता है। और आपसे पूछे रबी फसल, तो रबी फसल में क्या होता है, तो हमारा गेहूं आता है। रबी फसल में क्या आता है, तो गेहूं आता है, सरसों आता है, मटर आता है, सभी हमारा किस में आता है, तो गेहूं यानी रबी फसल में आते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गेहूं को पुराने समय में क्या कहा जाता था, तो गेहूं को पुराने समय में गोधूम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो गेहूं को पुराने समय में गोधूम कहा जाता था। क्या, तो गोधूम कहा जाता था गेहूं को पुराने समय में। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें भी याद कर लीजिएगा। और मानवों द्वारा सबसे पहले कौन सा फसल उगाया गया है, तो मानवों द्वारा सबसे पहले जौ फसल उगाया गया। कौन सा फसल, तो जौ फसल को उगाया गया। और जौ को पुराने समय में यानी प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो यब कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो यब कहा जाता था। पुराने समय में जौ को क्या कहा जाता था, तो यब। और मानवों द्वारा सर्वप्रथम कौन सा तत्व खोजा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मानवों द्वारा सर्वप्रथम कौन सा तत्व खोजा गया था, तो तांबा खोजा गया था। कौन सा, तो तांबा खोजा गया था मानवों द्वारा सबसे पहले। और आग, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आग का आविष्कार कहाँ हुआ, किस युग में हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो आप लोग उन्हें भी याद कर लीजिएगा। और मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में हुआ था, जो कि बंदर प्रजाति के नाम से हुआ था। तो आप लोग उन्हें जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, नई आर्थिक नीति किसने सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी नई आर्थिक नीति में इनमें से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में 3 को सम्मिलित किया गया है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और हमारा क्या है, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण
करण और यहाँ पे दिया नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो जो कि हमारा गलती है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण सभी को सम्मिलित किया गया है, परंतु नियंत्रित व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को नहीं किया गया है। 28 का राइट आंसर हमारा ये होगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। और उदारीकरण क्या होता है? तो सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को बचाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें भी जानते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा हमारा कभी समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन है। 29 का राइट आंसर बी होगा, नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा ऊर्जा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे। और क्या होता है? तो वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे में हमारा सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जल हो गया। क्या होता है? तो एक जल भी होता है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह सभी समाप्त नहीं होंगे तो हमारा क्या कहलाएंगे? तो नवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? तो वैसा ऊर्जा स्रोत जो एक न एक दिन आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे तथा इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम सभी होता है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो आप लोग इन्हें भी जानते होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। WTO की स्थापना यानी विश्व व्यापार बैंक की स्थापना जेनेवा में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1995 ईस्वी में हुआ था। 30 का राइट आंसर ये होगा, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, एक टन इस्पात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। 31 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 1907 ईस्वी में। और आपसे पूछे क्वेश्चन में, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना कब किया गया था? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना 1910 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1910 ईस्वी में किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलो मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। कितने किलो? तो 10 केजी मैंगनीज का उपयोग किया जाता है हमारे 1 टन इस्पात यानी 10 कुंटल को बनाने के लिए। कितने मैंगनीज का? 1 टन में कितना कुंटल होता है? तो 10 कुंटल होता है। तो आप लोग उन्हें भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ज़रूर उन्हें याद कर लीजिए। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलो मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है? तो 10 किलो मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आया। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? और यह क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऐसा जिम्मरमैन ने कहा था। 32 का राइट आंसर ये होगा, जिम्मरमैन ने। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया गया था। महात्मा गांधी के 1930 नहीं 48 ईस्वी को किया गया था महात्मा गांधी का मृत्यु, जो कि गोली मार दिया गया था नाथूराम के द्वारा। और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संसाधन वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो व्यावसायिक बैंक हमारा वित्त का साधन होता है। 33 का राइट आंसर बी होगा, व्यावसायिक बैंक। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के पेपर में। कब? 2024 के पेपर में, और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो यही व्यावसायिक बैंक है। और आपसे पूछे व्यावसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी 1969 में किया गया था। क्या? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आप लोग किसी भी प्रकार से इन्हें जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला
अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हमारा 1952 ईस्वी में किया गया था। 34 का राइट आंसर सी होगा। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, चाहे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह क्वेश्चन मेरा कंफर्म याद नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो यह दांडी यात्रा से शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। 35 का राइट आंसर सी होगा, जो कि दांडी कहाँ स्थित है। तो गुजरात में है। जो कि दांडी यात्रा क्यों हुआ था, तो नमक की स्थिति बढ़ जाने के कारण हुआ था, यानी नमक पर कर लगा दिया था सरकार, इसीलिए दांडी की यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। 36 का राइट आंसर सी होगा, कृषि क्षेत्र को। और कृषि क्षेत्र में क्या आता है, तो मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, पशुपालन सभी आता है हमारा कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में। और औद्योगिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा विद्युत नहीं है। 37 का राइट आंसर सी होगा, विद्युत। और प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा होता है, तो कोयला हमारा प्राथमिक ऊर्जा होता है, पेट्रोलियम हमारा प्राथमिक ऊर्जा होता है, प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत भी होता है, और हमारा क्या होता है, तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत भी यही होता है। तो यह तीनों होता है हमारा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत, जबकि विद्युत हमारा प्राथमिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो 37 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर, संचार का लोकप्रिय साधन क्या है। संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, तो संचार का लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है हमारा। 38 का राइट आंसर ये होगा। आप लोग मोबाइल पे मत टिक कीजिएगा, आपसे पूछेगा वर्तमान, क्या आपसे पूछेगा वर्तमान समय में क्या है, तो संचार का लोकप्रिय साधन क्या है वर्तमान समय में पूछेगा, तब आप लोग मोबाइल पे टिक कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। और पूछेगा सीधे संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, तो सार्वजनिक टेलीफोन है। और वर्तमान में आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि वर्तमान में संचार का लोकप्रिय साधन क्या है, तो यही मोबाइल का उपयोग वर्तमान समय में बहुत सारे किए जाते हैं। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। 39 का राइट आंसर ये होगा। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश का बिहार से पृथक कब हुआ था, तो बांग्लादेश बिहार से पृथक कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। तो आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, कोयला किस प्रकार के संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, और इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन होगा। 40 का राइट आंसर बी होगा, अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, और जिसके पृथ्वी के अंदर क्या है, तो सीमित है, और वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं, वह नवीकरणीय कहलाते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो कोयला, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो हमारा होता है जल होता है, पवन ऊर्जा होता है, ज्वारीय ऊर्जा होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, सभी हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन कौन आता है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, और आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विकास परिषद की गठन कब किया गया था। तो आप लोग उन्हें जरूर बताइएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के हमारा इंतजार रहेगा। आप सभी विद्यार्थी जरूर बताइएगा। और यह 40 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग इनमें से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जाकर इस क्लास पे विजिट करके इस 40 प्रश्नों को जरूर कर लीजिए आज के क्लास, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।